आपने कभी सोचा है दुनिया में कोई ऐसी जगह है जो लिटरली दो कॉन्टिनेंट्स को जोड़ती है? हाँ, हम बात कर रहे हैं टर्की की, एक ऐसा देश जिसका वजूद ही ज्योग्राफी का एक चमत्कार है। टर्की दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो एशिया और यूरोप दोनों कॉन्टिनेंट्स में बसा हुआ है। उसका छोटा सा हिस्सा यूरोप में है और बाकी बड़ा हिस्सा एशिया में। इसलिए टर्की एक नेचुरल लैंड ब्रिज है जो दो महाद्वीपों को फिजिकली कनेक्ट करता है। और ये सिर्फ मैप की बात नहीं है, ये जियो लोकेशन इतनी पावरफुल है कि इसने टर्की को हजारों साल से दुनिया के पॉलिटिक्स, ट्रेड और कल्चर्स का मीटिंग पॉइंट बना दिया है। आप एक जगह खड़े हो और लिटरली सोच सकते हो लेफ्ट यूरोप, राइट एशिया। यही वजह है कि टर्की कभी भी एक सिंपल कंट्री नहीं रही, ये हमेशा एक क्रॉस रोड रहा है जहाँ से दुनिया की हिस्ट्री गुजरी है। इस यूनिक पोजीशनिंग ने ही टर्की को दुनिया के लिए जियोपॉलिटिकली प्राइसलेस बना दिया है। अगर ये जगह कहीं और होती तो शायद हिस्ट्री ही अलग होती। सोचो, एक ऐसी पतली सी वाटर लाइन जो पूरे कॉन्टिनेंट का फ्यूचर डिसाइड करते। यही है टर्की का असली ट्रम्प कार्ड। बॉस्फोरस और डार्डनल्स जैसे दो लेजेंडरी स्टेट्स। बॉस्फोरस स्टेट एक नैरो सा रास्ता है जो ब्लैक सी को मेडिटेरियन सी से जोड़ता है और इसी के किनारे बसता है इस्तांबुल, एक ऐसा शहर जिसका हर पत्थर हिस्ट्री बोलता है। ये स्टेट सिर्फ पानी का रास्ता नहीं है, एक जियोपॉलिटिकल गेटकीपर है। इसको कंट्रोल करना मतलब पूरे ब्लैक सी के ट्रेड और मिलिट्री एक्सेस को कंट्रोल करना। अबाउट डार्डिनल्स की बात करें, ये भी एक नैरो स्टेट है जो एजियन सी को मार्मारा सी से कनेक्ट करता है। दोनों स्टेट्स मिलकर एशिया और यूरोप के बीच एक चोक पॉइंट बनाते हैं जहाँ से दुनिया की बड़ी बड़ी एम्पायर्स गुजरी हैं। ये वही रास्ता है जहाँ से अलेक्जेंडर से लेकर ऑटोमन तक सब ने अपनी फौज गुजारी थी और आज भी दुनिया की हजारों ट्रेड शिप्स को इन्हीं रास्तों से गुजरना पड़ता है। परमिशन लेनी पड़ती है टर्की से। सोचिए, आपके हाथ में हो एक गेट जहाँ से सबको गुजरना हो। बस वही है टर्की का जियो पावर। सोचो, एक ऐसा शहर जो हर दौर की सुपर पावर का कैपिटल रहा हो। ये शहर है इस्तांबुल, जिसका हर कोना एक एम्पायर का फुटप्रिंट है। सबसे पहले इस शहर को बनाया था ग्रीक्स ने। उन्होंने इसका नाम रखा बाइजेंटियम। फिर आए पर्शियंस, जिन्होंने इस स्ट्रेटेजिक जगह को अपने कंट्रोल में ले लिया। लेकिन खेल यही नहीं रुकता। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने भी ये जगह छोड़ी नहीं। उसके बाद रोमन्स ने बाइजेंटियम को अपना एक शाइनिंग ज्वेल बनाया और इसका नाम बदलकर कॉन्स्टेंटिनोपल रखा। जब बाइजेंटाइन एम्पायर बनी तो कॉन्स्टेंटिनोपल उसका स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल सेंटर बन गया। लेकिन सबसे बड़ा पल आया 1453 में, जब ऑटोमन एम्पायर ने इस शहर को फतेह किया और तब से लेकर 1923 तक ये दुनिया के सबसे बड़े इस्लामिक एम्पायर का कैपिटल रहा। इस्तांबुल हर जमाने में एक सिंबल रहा है पावर, कल्चर और स्ट्रेटेजी का। एक शहर, दो कॉन्टिनेंट्स और अनेक कहानियां। टर्की की ताकत का असली सार इसी शहर में छुपा है, जिसका हर इमारत, हर सड़क एक कहानी कहते हैं। इसलिए आज भी इस्तांबुल सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बल्कि एक लिविंग लेगेसी है। लेकिन टर्की की इंपॉर्टेंस सिर्फ हिस्ट्री तक सीमित नहीं। लाखों साल पहले यूरेशियन और एनाटोलियन टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराव ने बनाई एक पावरफुल नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट लाइन। ये दुनिया की सबसे एक्टिव फॉल्ट लाइंस में से एक है और इसी ने टर्की के लैंडस्केप को ड्रामेटिक बनाया। इसी फॉल्ट लाइन की वजह से उठी पॉन्टिक माउंटेन्स और टॉरस रेंज, जिन्होंने सिर्फ फिजिकल ब्यूटी ही नहीं, नेचुरल बैरियर्स भी प्रोवाइड किए। टर्की का क्लाइमेट भी इसी जियोलॉजिकल एक्टिविटी का रिजल्ट है। नॉर्थ में जो पॉन्टिक माउंटेन्स है वो ब्लैक सी के एवेपोरेटेड क्लाउड्स को रोक लेती है, जिससे क्लाउड्स वही बरस जाते हैं और बना देते हैं एक फर्टाइल लश ग्रीन बेल्ट। टर्की के टोटल एरिया का 70% ड्राई और गर्म है, खासकर साउथ और साउथ ईस्ट रीजन पे। लेकिन फर्टाइल नॉर्थ और वेस्ट वाले एरियाज में ही टर्की की ज्यादा पॉपुलेशन रहती है, जैसे इस्तांबुल, इजमिर, बर्सा और अंटालिया। यही फर्टाइल लैंड्स और स्ट्रेटेजिक रिवर्स ने टर्की को बना दिया एक एंशिएंट इकोनॉमिक हब। पर्शियन एम्पायर के जमाने में एनाटोलिया के ये रीजन एक इकोनॉमिक लाइफलाइन था, क्योंकि यहीं से उनका कनेक्शन होता था इजिप्ट, मेसोपोटामिया और सेंट्रल एशिया से। जब अलेक्जेंडर ने अटैक किया तो सबसे पहले एनाटोलिया पर कब्जा किया और सिर्फ 8 साल में पूरा पर्शियन एम्पायर कोलैप्स हो गया। ये बताता है कि एनाटोलिया पर कंट्रोल का मतलब था पूरे रीजन पर कंट्रोल। और जब सिल्क रोड एक्टिव था तब भी टर्की का एनाटोलिया रीजन एक इकोनॉमिक चौक पॉइंट था। चाइना, इंडिया और सेंट्रल एशिया से जो भी माल यूरोप जाता था वो सब यहाँ से गुजरता था। इस्तांबुल एक मेगा मार्केट प्लेस बन गया था। हर एम्पायर चाहती थी कि उसका कंट्रोल हो इस्तांबुल पर, क्योंकि ये गेट कीपर था ईस्ट टू वेस्ट ट्रेड का। टर्की की प्रोटेक्शन का सबसे सॉलिड नेचुरल शील्ड है टॉरस माउंटेन रेंज। 13th सेंचुरी में जब मंगोल एम्पायर एशिया में तेजी से बढ़ रहा था तब उनका टारगेट था एनाटोलिया। उन्होंने अजरबैजान और ईरान पे लाइटिंग स्पीड से कब्जा कर लिया। लेकिन जैसे ही वो टर्की के ईस्ट
ईस्टर्न बॉर्डर पर पहुंचे। टॉरस माउंटेन्स उनका बैरियर बन गई। सिर्फ 570 किलोमीटर का रास्ता तय करने में मंगोल्स को 10 साल लग गए, जबकि यूरोप के 6000 किलोमीटर के रीजन को उन्होंने सिर्फ 5 साल में क्रॉस कर लिया था। ये बताता है कि ये माउंटेन्स सिर्फ ब्यूटी नहीं बल्कि एक अनबीटेबल डिफेंस मैकेनिज्म भी है। लेकिन इसी प्रोटेक्टेड रीजन में छुपा है एक और चैलेंज, कर्डिश कॉन्फ्लिक्ट। टर्की की लगभग 15% पॉपुलेशन कर्डिश है और ये लोग ज्यादातर ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न टर्की में रहते हैं। इनका सपना है एक अपना अलग देश कर्डिस्तान, जो टर्की, सीरिया, इराक और ईरान के कुछ हिस्सों को मिलाकर बनाया जाए। लेकिन टर्की ने हमेशा इन मूवमेंट्स को मिलिट्री फोर्स से दबाया है। कर्डिश मिलिटेंट ग्रुप्स ने भी आर्म्ड स्ट्रगल के जरिए अपने हक की मांग उठाई है। इस वजह से टर्की का ईस्टर्न हिस्सा एक कांस्टेंट सिक्योरिटी रिस्क बना हुआ है। इसी रीजन से निकलती हैं दो एंशिएंट नदियां, टाइग्रिस और यूफ्रेटिस। पहले ये ऑटोमन एम्पायर के लाइफलाइंस थे, लेकिन आज टर्की इन रिवर्स पर मैसिव डैम्स बना रहा है। इससे सीरिया और इराक जैसे देशों को कम पानी मिल रहा है, जिसका असर उनकी एग्रीकल्चर और इकोनॉमी पर पड़ रहा है। ये सिचुएशंस टर्की, सीरिया और इराक के बीच एक साइलेंट वाटर वॉर बन चुकी है, जिसमें पानी एक पावरफुल पॉलिटिकल वेपन बन गया है। अब बात करते हैं टर्की के ग्लोबल एडवांटेज की। 2 ओशियंस का एक्सेस, ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी, और 2 स्टेट्स का कंट्रोल, बॉस्फोरस और डार्डेनेल्स, टर्की को बना देते हैं एक नेचुरल गेटकीपर। हर ट्रेड शिप जो ब्लैक सी से मेडिटेरियन सी की तरफ जाती है, उसे टर्की के थ्रू ही गुजरना पड़ता है और उसके लिए टर्की को टोल देना पड़ता है। इसी वजह से टर्की की जीडीपी का एक मेजर हिस्सा एक्सपोर्ट्स और टोल फीस से आता है। इस स्ट्रेटेजिक लेवरेज ने टर्की को हमेशा एक इम्पोर्टेंट प्लेयर बना के रखा है, चाहे जमाना कुछ भी हो। अगर आप टर्की का मैप देखें तो उसकी लोकेशन और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। टर्की अपने बॉर्डर्स 8 कंट्रीज के साथ शेयर करता है, ग्रीस, बल्गेरिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ईरान, इराक और सीरिया। ग्रीस के साथ उसका मैरीटाइम कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। आर्मेनिया के साथ हिस्टोरिकल जेनोसाइड और बॉर्डर इश्यूज हैं। अजरबैजान के साथ क्लोज अलायंस है, स्पेशली आर्मेनिया के खिलाफ। ईरान के साथ कंपटीशन और कोऑपरेशन दोनों चलते हैं। इराक और सीरिया के साथ बॉर्डर्स हमेशा वॉलेटाइल रहे हैं, कभी कर्डिश मिलिटेंसी के चलते तो कभी आईएसआईएस और सिविल वॉर्स की वजह से। और आखिर में सबसे बड़ी बात, अगर एनाटोलियन और यूरेशियन प्लेट्स टकराई ना होती, अगर पॉन्टिक और टॉरस माउंटेन्स ना उठे होते, अगर बॉस्फोरस और डार्डेनल स्टेट का वजूद ना होता, तो शायद टर्की कभी भी दुनिया के लिए इतना इम्पोर्टेंट ना होता। इसकी ज्योग्राफी ही इसकी आइडेंटिटी है, जिसमें ट्रेड, वॉर, डिप्लोमेसी और कल्चर सब कुछ खुला हुआ है। ये देश एक क्लासरूम की टेक्स्ट बुक नहीं बल्कि एक लिविंग एग्जाम्पल है उस बात का कि कैसे जियोग्राफी किसी भी नेशन की तकदीर लिख सकती है। टर्की सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक मिरेकल है, जिसका हर कोना एक कहानी है और हर कहानी एक वार्निंग है। लोकेशन इज पावर।